नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 16 जून से 13 जुलाई 2025 की समसामयिक घटनाओं के संग्रह का पहला भाग होगा। इस वीडियो में आज हम कुछ सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे तथा बचे हुए सेगमेंट्स को अगले भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला सेगमेंट या पहला खंड, जो है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज़ है ऑपरेशन सिंधु से संबंधित। हाल ही में ईरान पर जो इजरायली सैन्य हमला किया गया था, उस दौरान ईरान में जो हमारे फंसे हुए भारतीय नागरिक थे, उनको बड़ी ही सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाला गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और किन दो देशों के माध्यम से ये सफलतापूर्वक अभियान पूरा किया गया है, तो आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। और इसी तरह के कुछ रेस्क्यू मिशन, बचाव मिशन, जिनमें विभिन्न देशों में फंसे हुए भारतीय अथवा भारतीय छात्रों को निकाला गया है, जो कि पिछले 11 वर्षों में अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत के, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में इस तरह के जो बचाव मिशन इस सरकार के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं। उनमें कुछ ऑपरेशंस का नाम हम देखेंगे कि ऑपरेशन मैत्री, जो कि अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था, वो नेपाल से रेस्क्यू किया गया था भारतीयों को। इसी तरह से इसी क्रम में अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन राहत, जो यमन गृह युद्ध के दौरान लॉन्च किया गया था, और इसका भी समय जो है कालखंड है अप्रैल 2015। इसी क्रम में है ऑपरेशन संकट मोचन, जो कि दक्षिणी सूडान में लॉन्च किया गया था। ये इसका कालखंड है जुलाई 2016 में। अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कोविड-19 के दौरान जो है जो समुद्री निकासी हुआ था, यानी जिसमें खाड़ी देश और द्वीप देशों जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, ईरान में जो भारतीय फंसे रह गए थे, उनको इस ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया था। उसी तरह से वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि एक तरह का कोविड एयरलिफ्ट था, ग्लोबल कोविड एयरलिफ्ट था, जो कि ये मई 2020 से मई 2021 यानी कि 1 वर्षों के कालखंड में ये पूरा किया गया था। और इस प्रयास के तहत जो है एयर इंडिया और चार्टर्ड उड़ानों का उपयोग करके 100 से अधिक देशों से 10 लाख से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया था, और जो कि इतिहास के सबसे बड़े नागरिक निकासी अभियानों में से एक मिशन था। उसी तरह से ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसका संबंध अफगानिस्तान से था, यानी अफगानिस्तान से भारतीयों को रेस्क्यू किया गया था। ऑपरेशन गंगा, जिसका संबंध जो यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रूस के बीच, जो कि जिसका कालखंड है फरवरी से अप्रैल 2022 के बीच। ऑपरेशन दोस्त, जो कि जब तुर्की के साथ साथ जो है सीरिया में भूकंप आया था, तो भारत ने तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दल भेजा था। तो ये ऑपरेशन तुर्की जो है, ऑपरेशन दोस्त तुर्की से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध है सूडान गृह युद्ध से। उसी तरह से ऑपरेशन अजय का संबंध है इजरायल हमास युद्ध से। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध है हैती गैंग हिंसा से, जिसका कालखंड है 2024। और अब जो है जाकर यह ऑपरेशन सिंधु है, जिसका कि संबंध है ईरान इजरायल संघर्ष से, और इसमें भारतीयों को ईरान से निकाला गया है सफलतापूर्वक। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। और खास करके वर्तमान में इस वर्ष या पिछले वर्ष जो भी ऑपरेशन संचालित किए गए हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं कि वो उस तरह के ऑपरेशन को किस देशों के संदर्भ में लॉन्च किया गया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन सारे तथ्यों को एक साथ जरूर ही ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई यान, ध्यान रखिएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसको कहते हैं, या यूएवी, जिसका कि नाम है रुद्रास्त्र, उसका सफल परीक्षण किया है। तो एक ऐसे यूएवी का सफल परीक्षण किया गया है, जो क्या है, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और यह किस उद्देश्य से किया गया है, तो यह एक तरह का ड्रोन है, जो निगरानी अर्थात सर्विलांस के लिए, टोही अर्थात सर्चिंग के लिए, और सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। और यह जो है 170 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, और लगभग 1.5 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इसे बनाया गया है, यानी कि इसे किसी रनवे का जरूरत नहीं है, जहां पर इसको टेक ऑफ करने के लिए सबसे पहले रनवे पर दौड़ना पड़े, या इसको लैंड करने के बाद
इसको रुकने के लिए भी रनवे पर वापस आना पड़े। तो ये बिना किसी रनवे के इस्तेमाल किए हुए भी वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकली लैंड भी कर सकता है। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब कुछ और इससे संबंधित कुछ और तथ्य है जिन्हें देखना जरूरी है कि इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इससे पहले इसी कंपनी ने भार्गवास्त्र नामक एक काउंटर ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया था, जो कि स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। ध्यान रखिएगा, यही कंपनी जिसने अभी वर्तमान में रुद्रास्त्र का को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उसने इससे पहले जो है स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने के लिए एक काउंटर ड्रोन सिस्टम को, जिसका नाम भार्गवास्त्र था, उसको लॉन्च किया था। जहाँ तक आपको स्वार्म ड्रोन के बारे में बताते चले जैसा कि इसका जिक्र आया है इसमें, तो ये भी मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं या ड्रोन्स होते हैं, जिनको कि ऑपरेट किया जाता है एक कोऑर्डिनेटेड वे में किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये स्वार्म ड्रोन्स यानी कि जो एक साथ झुंड में आते हैं बहुत सारे ड्रोन्स, तो उनको स्वार्म ड्रोन्स कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे कि जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव आनंद मोहन की अध्यक्षता में अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के साथ हुए हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना था जो हाल फिलहाल के इतिहास में घटा है। भारत के एविएशन क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा ये दर्दनाक हादसा था। तो अब इस घटना के जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव आनंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा। और इस समिति का गठन जो है किनके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो भी वर्तमान में है राम मोहन नायडू के द्वारा ये गठित किया गया है। और ये हादसा जो है 12 जून को हुआ था, जब एयर इंडिया का लंदन जाने वाला विमान जिसका नाम था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, या अगर एयर इंडिया का विमान संख्या देखें तो ये AI-171 था। तो ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था लंदन के लिए, लेकिन कुछ ही देर में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। और इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से केवल एक ही व्यक्ति जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश था, उनका जान बच पाया था। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। जहाँ तक मुझे याद आता है, किसी से इस तरह का सवाल एक पूछा गया था कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई थी, तो उस अभियान के दौरान जो है सबसे अंत में जाने वाला जो अधिकारी था वो कौन था, उसका नाम पूछ लिया गया था। तो इस तरह के कुछ नाम जो होते हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये नाम याद रखिएगा कि इस विमान हादसे में जो व्यक्ति जो बचे हैं उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश। और मृतकों में शामिल जो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से संबंधित, इसे ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जिला सतत विकास लक्ष्य यानी कि एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है उसका सूचकांक जो होता है इंडेक्स, उसको जारी किया है। तो ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है। और इस सूचकांक में मिजोरम के हंथियाल जिले को, ये नाम हमें ध्यान रखना है, मिजोरम के हंथियाल जिले को पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। साथ ही मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। तो इन 3 राज्यों का भी नाम ध्यान में रखिएगा जिनके जिलों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। और चूंकि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 राज्यों से मिलकर बना है, जिनमें सिक्किम को भी शामिल किया जाता है। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है और सिक्किम को ब्रदर स्टेट कहा जाता है। और ये 8 जो स्टेट्स होते हैं इनको नॉर्थ ईस्ट रीजन में डाला जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और यह सूचकांक जो है सतत विकास लक्ष्यों के लिए विभिन्न संकेतकों का उपयोग करता है, जैसे कि गरीबी हो गई, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता। और इन संकेतकों के माध्यम से जो है ये सूचकांक जारी किया जाता है बनाकर।
अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है भारत की 16वीं जनगणना। तो हाल ही में जो है भारत की 16वीं जनगणना से संबंधित जो न्यूज़ है, जो कि आपकी आंखों के सामने से गुजरा होगा, कि इसका घोषणा कर दिया गया है कि ये कब होना है। तो ये वर्ष 2027 में होना है, और इसके पहले चरण का शुरुआत जो होगा वो 1 अक्टूबर 2026 में कर दिया जाएगा। और पहले चरण में सिर्फ कुछ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, और बाकी को दूसरे चरण में। तो थोड़ा हम देखेंगे कि पहले चरण में किनको शामिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल किया जाएगा। और बाकी हिस्सों में, देश के बाकी हिस्सों में जनगणना का जो दूसरा चरण शुरू होगा वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। और साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, और यह जनगणना जो है वर्ष 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना होने जा रही है। तो इन सारे तथ्यों को क्रमशः जो है ध्यान में रखिएगा। और जनगणना का जिम्मेदारी किसके अधीन है? तो भारत में जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत संचालित किया जाता है। अब थोड़ा सा, चूंकि जनगणना से संबंधित सारे तथ्य हैं, तो अब इससे संबंधित थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भों को भी हम जांच लेंगे, कि इससे संबंधित जो सारे तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य, कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जनगणना का इतिहास जो है, उसमें ऋग्वेद जो है, जो कि आज से 800 से 600 ईसा पूर्व लिखा गया है, उसमें जनसंख्या के गणना का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा अगर इसके प्राचीनतम तथ्य को देखा जाए तो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है, उसमें भी कराधान के लिए, यानी कि टैक्सेशन के लिए, यानी टैक्स अप्लाई करने के लिए, टैक्स के लिए जनगणना के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसी तरह से अगर मध्यकालीन भारत में आया जाए तो वर्ष 1595 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में जो अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखी गई पुस्तक है आईने अकबरी, ध्यान रखिएगा इसका नाम, कि आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी और उसका भाषा है फारसी। तो उसमें भी विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या, उसकी सामाजिक संरचना और जीवन शैली का विवरण दिया गया है। तो ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत से संबंधित जनगणना के लिए कुछ तथ्य थे। उसी तरह से अगर आधुनिक भारत में आया जाए, यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, तो वैसे तो जनगणना का इतिहास वर्ष 1800 में शुरू हुआ, जब इंग्लैंड में इसे आयोजित किया गया था। लेकिन जब भारत की बात की जाती है तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में वर्ष 1824 में और बनारस में वर्ष 1827 से 28 के दौरान जनगणना करवाई गई। और एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना का अगर बात किया जाए तो ये वर्ष 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है, उसमें आयोजित की गई थी। और अगर पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना का बात किया जाए, गैर तुल्यकालिक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरे देश में एक साथ आयोजित नहीं की गई थी। तो ये जो था पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना, वो वर्ष 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। और जब पहली तुल्यकालिक जनगणना का बात आता है, जिसमें कि लगभग पूरे भारत को शामिल किया गया था, जो भी ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था, भारत के जो भी क्षेत्र, उनमें आयोजित किया गया था। जैसे कुछ क्षेत्रों को इसमें बाहर भी रखा गया था, जैसे कश्मीर हो गया, या जो फ्रेंच के अधीन कुछ क्षेत्र थे, या जो पुर्तगालियों के अधीन कुछ उपनिवेश थे, उनको बाहर रखा गया था। लेकिन अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये पूरे भारत में आयोजित किया गया था, इसलिए उसे पहली तुल्यकालिक जनगणना कहा जाता है, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वर्ष 1881 में आयोजित किया गया था। और इस समय जो पहले जनगणना आयुक्त थे, जिनको कि आप भारत का पहला जनगणना आयुक्त भी कह सकते हैं, जिनके की देखरेख में, जिनकी निगरानी में ये आयोजित किया गया था, वो थे WC प्लॉडेन। तो इन सारे तथ्यों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब 1821 जो कि भारत की पहली तुल्यकालिक जनगणना थी, अगर उसके बाद हम लोग वर्ष 1921 में चलते हैं, जो कि 5वीं जनगणना थी, उसमें वर्ष 1911 से 21 का जो कालखंड था, वो एकमात्र ऐसा दशक था जिसमें जनसंख्या में 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई थी। यानी कि अब तक जनसंख्या में जो वृद्धि देखी गई थी, उसमें एक ऐसा कालखंड जो कि 1911 से 21 का कालखंड था, उसमें 0.31% की गिरावट देखी गई थी। इसीलिए वर्ष 1921 के जनगणना वर्ष को
भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये दशक जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पहले भी पूछे गए हैं। तो ये दशक ध्यान में रखा जाना महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं थोड़ा स्वतंत्रता के बाद की जनगणना को देखेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना जो है वर्ष 1951 में आयोजित की गई थी। तो इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स को इसमें शामिल किया गया था, और बाकी इसके अंतर्गत अन्य जातियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो ये तथ्य भी ध्यान में रखिएगा। अब इससे संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान एवं महत्व को देख लेते हैं, जो काफी ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो है अनुच्छेद है पहला 246, जो कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 69 के तहत जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का विषय है। ये ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 246 है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर बताता चलूँ तो अनुच्छेद 246 जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन या वितरण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो विधायी शक्तियां होती हैं उनके विभाजन या वितरण कह सकते हैं, उससे ये संबंधित है। और इसके अंतर्गत जो है 3 सूचियों का वर्णन संविधान में किया गया है। जैसे 3 सूचियां कौन कौन है, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। आप लोगों ने भी इसे डिटेल से पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। मैं बस थोड़ा सा इसे संक्षिप्त इसका परिचय दे देता हूँ कि संघ सूची है जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। उसी के संघ सूची की प्रविष्टि 69 में जनगणना को केंद्र सरकार के अधीन विषय बताया गया है, अर्थात इस पर केवल जो है संसद को कानून बनाने का ही अधिकार है। ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से संघ सूची के कुछ अन्य विषय भी हैं, जैसे रक्षा संबंधी, विदेशी मामले या रेलवे हो गए या बैंकिंग हो गए, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं वो इन सूची में डाला गया है। उसी तरह से अगर राज्य सूची का बात कर लिया जाए तो राज्य सूची में जैसे राज्य की पुलिस हो गई या सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया या फिर स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं, इन विषयों को राज्य सूची में डाला गया है। उसी तरह से जो तीसरी सूची इस अनुच्छेद के तहत है वर्णित संविधान में, वो है समवर्ती सूची, जिसे हम लोग कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। उसमें जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, इन विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया है। तो इस तरह से ये अनुच्छेद 246 का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय था। उसके अलावा जो है अगला कि 84वां संविधान संशोधन, जिसको कि 2002 में लाया गया, जो कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या को वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना तक स्थिर कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2026 के जनगणना तक जो है लोकसभा सीटों को स्थिर कर दिया गया है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है कि परिसीमन के द्वारा लोकसभा या विधानसभा सीटों में बदलाव किया जाता है, लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2002 में जो लाया गया था, उसके द्वारा 1971 की जनगणना को आधार बनाते हुए लोकसभा के सीटों में संख्या को 2026 तक जो है स्थिर कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 81 को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, जो कि लोकसभा की संरचना से संबंधित है। ये 84वें संविधान संशोधन से भी संबंधित है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व और सीटों के आवंटन का प्रावधान है। और इस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित कर दी गई है, जो किसके द्वारा किया गया था, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि वर्ष 2026 तक लोकसभा सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या जो है वो 550 रहेगी, यानी कि इससे बढ़ाया नहीं जा सकेगा। इसमें राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य चुने जा सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। इस तरह से यह 550 सदस्यों से निर्मित एक लोकसभा हुई। तो इसे तब तक 2026 के लिए स्थिर कर दिया गया है। अब थोड़ा सा अनुच्छेद 82 को देख लेते हैं, जो कि संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये सारे आपस में अनुच्छेद जो है जुड़े हुए हैं, और ये परिसीमन का अर्थ होता है कि और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो आबादी को उचित अधिकार मिल सके, उनको उचित तरीके से नेतृत्व मिल सके लोकसभा में या विधानसभा में, इसके लिए परिसीमन किया जाता है एक जनसंख्या के अनुपात में।
तो ये अधिकार जो है संसद को है। तो और ये अनुच्छेद 82 के तहत जो है संसद को ये प्रदान किया गया है। तो अब जो ये जनगणना होगी उसके बाद इस पर संसद जो है परिसीमन कर सकती है, और परिसीमन के बाद लोकसभा में कुछ सीटों में बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी से संबंधित एक अनुच्छेद 170 जो कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को जनसंख्या अनुपात में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान करता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 82 जो है वो संसद से संबंधित है, जो कि लोकसभा में सीटों के विस्तार से संबंधित है, और अनुच्छेद 170 जो है वो परिसीमन के बाद विधानसभा में सीटों के विस्तार से संबंधित है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से अनुच्छेद 330 है जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 332 जो है वो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, ये है कि ये जो आरक्षण होगा ये जैसे आबादी बढ़ेगी और उनका नेतृत्व जो है लोकसभा में बढ़ेगा, तो उस हिसाब से फिर आपको शायद उस हिसाब से आरक्षण में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कि कुछ और सीटों पर आरक्षण जो है बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर आबादी बढ़ चुकी रहेगी। तो ये भी इसी से संबंधित है, इसलिए इनको भी ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है, और अनुच्छेद 332 जो है वो राज्यों की विधानसभाओं में एसटीज और एससीज के सीटों के आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, जो कि अभी वर्तमान में हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि भारत को अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का भंडार मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये कच्चे तेल की बात की जा रही है। क्रूड ऑयल का भंडार मिल सकता है, और कहाँ? अंडमान सागर में। और अगर वर्तमान में अगर इससे संदर्भित तथ्यों को ध्यान में अगर देखा जाए तो भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, जिसमें अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पे है। और भारत में असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई और कृष्णा गोदावरी बेसिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कच्चा तेल पाया जाता है। तो इन जगहों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और अंडमान सागर के अगर बारे में बात कर लिया जाए, जहां पर कि ये क्रूड ऑयल मिलने का संभावना है, क्रूड ऑयल का भंडार मिलने का संभावना है, जिसके बाद हो सकता है कि दूसरे देशों से आयात पर हमारी निर्भरता में कमी आए। तो ये अंडमान सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित एक सीमांत सागर है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, जो भारत के पूर्वी तट और मलय प्रायद्वीप के बीच स्थित है। और अगर अंडमान सागर की सीमा जो है म्यांमार, थाईलैंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित परियोजना है। और यह हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। तो इस परियोजना का नाम और ये किस प्रदेश से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, वो भी ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ अब बढ़ेंगे कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विद्यालयी शिक्षा के प्रदर्शन का आकलन करते हुए वर्ष 2022-23 से लेकर 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है 2.0 से संबंधित जो रिपोर्ट है उसे जारी किया है। इससे संबंधित सारे तथ्यों को देखेंगे, क्या है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये भी देखेंगे। तो इसे सबसे पहले हमें ये
याद रखना है कि इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। और ये पीजीआई है क्या? तो ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो विद्यालयी शिक्षा के प्रदर्शन है, विद्यालयी शिक्षा के प्रदर्शन को मापने वाला एक साक्ष्य आधारित मूल्यांकन उपकरण है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए कुछ संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब 6 संकेतक हैं। इसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कैसा है। तो उसके लिए कुछ 6 संकेतक तय किए गए हैं, पैरामीटर्स, उसे हम लोग ध्यान में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है सीखने का परिणाम। इसमें गणित और भाषा जैसे विषयों में छात्रों के प्रदर्शन के स्तर को मापा जाता है। दूसरा है इसमें दूसरा पैरामीटर इसमें पहुंच, यानी कि इसमें नामांकन दर, स्कूल में बच्चों के बने रहने की दर और स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने जैसे कारकों को मापा जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जो है बुनियादी ढांचा और सुविधाएं। इसमें शौचालय, पीने का पानी, बिजली, कंप्यूटर, पुस्तकालय और खेल सुविधाओं की उपलब्धता जैसे कारकों को मापा जाता है। अगला इसमें महत्वपूर्ण है समानता। इसमें यह मापा जाता है कि शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा रही है या नहीं। शासन प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो इसमें शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मापा जाता है। और एक अंतिम पैरामीटर है जो है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण और संसाधनों की गुणवत्ता और उपलब्धता को मापा जाता है। तो ये कुल 6 ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट, पीजीआई रिपोर्ट जो है बनाया जाता है। और ये कुल 1000 अंकों के पैमाने पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश को कितने अंकों के साथ जो है किस स्थान पर रखा जाए, उसको ये सुनिश्चित किया जाता है। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो उसमें 100 अंकों के साथ 100 अंकों का एक होता है जो कि उसका पूर्णांक होता है, या 200 अंकों का पूर्णांक होता है। उसमें कितने अंक हम प्राप्त कर रहे हैं उसके आधार पर हमारी जो है सफलता तय की जाती है। तो इसी में इसके लिए जो है 1000 अंकों का एक पैमाना बनाया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला श्रेणी है वो है उच्चतम श्रेणी। इसमें आपको 761 से लेके 1000 अंकों के बीच, अगर कोई राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश को अगर 761 से लेके 1000 के अंकों के बीच दिया गया है, इतने अंक उसे दिए गए हैं उस पैमाने पर, तब उसको उच्चतम श्रेणी में रखा जाता है। तो इस श्रेणी में, यानी कि उच्चतम श्रेणी में, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो शीर्ष स्थान हासिल किया है, इस रिपोर्ट में चंडीगढ़ ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसे 719 अंक, 1000 में से 719 अंक प्रदान किया गया है। और मेघालय जो है इसमें 417 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो इस रिपोर्ट का जो 2 प्रमुख बिंदु है वो ध्यान रखिएगा कि इसमें पहले स्थान पर चंडीगढ़ है और सबसे निचले पायदान पर जो है मेघालय है। और जहाँ तक बिहार का बात कर लिया जाए तो 471.9 अंकों के साथ बिहार का स्थान जो है वो मेघालय से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी ये निचले पायदान पर ही रहा है, यानी निम्न प्रदर्शनकर्ता में ही शामिल रहा है। तो ये भी हमें बिहार का भी स्कोर जो है वो भी ध्यान में रखना है। और इस रिपोर्ट में जो है 24 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो उनमें सुधार देखा गया है, जबकि 12 में गिरावट आई है। तो ये नंबर भी ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें कुछ ग्रेड बना दिए गए हैं, श्रेणियां बना दी गई हैं। जैसे 941 से लेके 1000 तक का जो है उसे दक्ष माना जाएगा। 881 से 940 ये उत्कर्ष है। 821 से 880 अति उत्तम है। और 761 से 820 ये उत्तम है। तो यही जो था 761 से 1000 तक, इस श्रेणी में जो 4 श्रेणी है, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम, उसमें कोई भी राज्य इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद जो है 701 से 760 तक, जिसको प्रचेष्टा 1 कहा जाता है, उसमें चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। प्रचेष्टा 2 में जो जिसका कि स्कोर रेंज है 641 से 700, उसमें भी कोई भी राज्य शामिल नहीं है। प्रचेष्टा 3 में जो जिसका कि स्कोर रेंज है 581 से 640, उसमें कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, केरला, उसी तरह से हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, और इसके अलावा दमन और दीव को भी इसमें शामिल किया गया है।
आकांक्षी 1 जिसका कि स्कोर रेंज है 521 से 580, उसमें कुल 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और 461 से 520 स्कोर रेंज वाले को आकांक्षी 2 कहा गया है, जिसमें 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और 401 से 460 जिसको कि आकांक्षी 3 कहा गया है, उसमें मेघालय को शामिल किया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा कि मेघालय ने सबसे इसमें निम्न प्रदर्शन किया है, इसलिए उसको निम्न प्रदर्शन करता राज्य घोषित किया गया है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जो है जारी की गई है। इस रिपोर्ट में अब इस रिपोर्ट से संबंधित सारे तथ्यों को, सारे बिंदुओं को हम लोग ध्यान से देखेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि ये विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 है, जो कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ध्यान रखिएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसे हम लोग एफडीआई भी कहते हैं, तो इसमें एफडीआई से संबंधित रुझानों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं कि वर्ष 2024 में वैश्विक एफडीआई 11% से घटकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर रह गया है, जो लगातार दूसरे वर्ष में गिरावट को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो वैश्विक एफडीआई है, यानी कि एक देश जो दूसरे देश में जो प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं, उनमें 11% की कमी आई है। और ये कमी आने के बाद लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर यह रह गया है। जहां तक भारत का बात किया जाए, तो वर्ष 2024 में भारत को 28 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था, जो कि वर्ष 2023 में प्राप्त एफडीआई के बराबर है। यानी कि वर्ष 2023 और वर्ष 2024 दोनों में ही भारत को 28 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था दूसरे देशों से। लेकिन जब रैंक का बात किया जाए, तो वर्ष 2024 में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में भारत जो है 15वें स्थान पर है, और 2023 में ये 16वें स्थान पर था। यानी कि दोनों वर्ष समान एफडीआई प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये इस वर्ष 15वें स्थान पर भारत है, यानी कि एक पायदान का सुधार हुआ है। और 3 शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता देश जो है इस समय, जो कि सर्वाधिक मात्रा में जो है एफडीआई प्राप्त करते हैं, वो यूएस है इसमें, यानी अमेरिका जो है पहले स्थान पे है। और क्रमशः अगर इसको देखा जाए तो उसके बाद सिंगापुर और चीन है, और हम इसमें 15वें स्थान पे हैं। और इस वर्ष के रिपोर्ट में इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि सर्वाधिक जो एफडीआई का प्रवाह हुआ है वो अफ्रीकी देशों में इस वर्ष हुआ है, जिसमें कि 75% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 97 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, ये जगह का नाम हमें याद रखना है, और ये श्रीशैलम जो जगह है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो श्रीशैलम में स्थित जो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, उसमें उसमें एक 15वीं शताब्दी का ताम्रपत्र शिलालेख जो है, वो हैली धूमकेतु का, ध्यान रखिएगा नाम, ये हैली धूमकेतु का पहला ज्ञात भारतीय अभिलेखीय संदर्भ जो है सामने आया है। तो हैली धूमकेतु से संबंधित जो पहला ज्ञात भारतीय अभिलेख जो है, जो कि सामने आया है, प्रकाश में आया है, वो कहाँ पाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और ये भारत का पहला पुरालेखीय साक्ष्य है जो सीधे तौर पर किसी धूमकेतु के उल्लेख का जो है वर्णन करता है। और हैली धूमकेतु जो है एक आवधिक धूमकेतु है, जो लगभग प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार जरूर दिखाई देता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हाइड्रोजन बसों का परिचालन, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज है, क्योंकि अपनी तरह का ये पहला ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया गया है भारत में कि भारत की पहली हाइड्रोजन बसों का परिचालन जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो लेह कहाँ है? तो लद्दाख में एक जिला है, वहाँ पर ही ये इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया है।
और ये बसें 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर चलाई जाएंगी और यह पहल भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य का हिस्सा है। तो ये नाम याद रखिएगा, जो कि लेह में ऐसा पहल शुरू किया गया है, जो कि जहाँ की भारत की पहली हाइड्रोजन बसों का परिचालन संभव हो पाया है। अगले न्यूज की तरफ हम पढ़ेंगे कि हाल ही में आईएनएस नीलगिरी को विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया है। अब इससे संबंधित सारे तथ्यों को देखेंगे कि आईएनएस नीलगिरी है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि आईएनएस नीलगिरी है क्या। तो आईएनएस नीलगिरी जो है वो भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। फ्रिगेट अर्थात एक युद्धपोत है जो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित पहला युद्धपोत है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है। तो ये एक फ्रिगेट है अर्थात एक युद्धपोत है जिसे नौसेना को सौंपा गया है, यानी कि जो नेवी होती है उनको ये सौंपा गया है। और ये क्या है। तो ये इसमें स्टील्थ का मतलब होता है ये एक इन्हें इस तरह से बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है ताकि दुश्मन के रडार को ये धोखा दे सके। तो इसीलिए और ये क्या है, युद्धपोत है। और ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो है इसे निर्मित किया गया है। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये नाम भी ध्यान में रखिएगा। और प्रोजेक्ट 17A का अगर बात किया जाए तो इसके तहत जो है भारतीय नौसेना के लिए कुल 7 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण जो है किया जा रहा है। तो ये संख्या याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 युद्धपोत जो है जो कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होंगे, उनका निर्माण किया जाना है। और इस श्रृंखला का, इस सीरीज का जो पहला फ्रिगेट है यानी पहला जो युद्धपोत है उसका नाम दिया गया है आईएनएस नीलगिरी। तो अब इस पूरे सीरीज को आईएनएस नीलगिरी के ही नाम से जाना जाएगा, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और आईएनएस नीलगिरी इस परियोजना का पहला जहाज है। और जहाँ तक प्रोजेक्ट 17 है जो है ये अपने पूर्ववर्ती परियोजना प्रोजेक्ट 17 का अगला चरण है। प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट 17 को शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है। और प्रोजेक्ट 17 जो है अब आईएनएस नीलगिरी यानी नीलगिरी श्रृंखला के नाम से जाना जाएगा। अब अगला न्यूज है जो इसी से संबंधित है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें 7 जो है कुल फ्रिगेट बनाए जाने हैं, 7 युद्धपोत बनाए जाने हैं। तो इस श्रृंखला में यानी कि आईएनएस नीलगिरी के श्रृंखला में ही 2 और फ्रिगेट को जो है भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। और वो दूसरी और तीसरी क्रम से जो है कौन कौन है, नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। तो ये कुल 3 जो है अभी शामिल कर लिए गए हैं। तो इनको क्रम से नाम याद रखिएगा कि आईएनएस नीलगिरी पहला था, आईएनएस उदयगिरी दूसरा है और आईएनएस हिमगिरी तीसरा है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विनीत जोशी की अध्यक्षता में, ये नाम याद रखिएगा कि विनीत जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो कोचिंग सेंटर्स पर छात्रों की निर्भरता कम करने और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की प्रभावशीलता एवं निष्पक्षता का आकलन करने के उपाय सुझाएगी। तो ये नाम याद रखिएगा कि विनीत जोशी की अध्यक्षता में एक ऐसा समिति का गठन किया गया है जो कोचिंग सेंटर्स पर छात्रों की निर्भरता को कम करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को उसका प्रभावशीलता क्या हो, उसका निष्पक्षता के साथ कैसे उसका आयोजन किया जाए, उससे संबंधित आकलन के लिए जो महत्वपूर्ण बहुत सारे बिंदु हैं उनको जो है वो सुझाएगी। तो इस समिति को जो है ध्यान में रखिएगा, विनीत जोशी की अध्यक्षता में जो गठित की गई है। अगला न्यूज है कि हाल ही में जो उल्लास, जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इस स्कीम के तहत, जिसे कि हम लोग नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा ऐसा भारतीय राज्य बन गया है जिसने 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच 95% के कार्यात्मक साक्षरता के राष्ट्रीय मानक के अनुसार पूर्ण साक्षरता जो है प्राप्त कर लिया है। तो इस स्कीम के तहत हमें ध्यान रखना है
कि पहला स्टेट जो था जिसने 95% के कार्यात्मक साक्षरता को हासिल किया था वो था मिजोरम। दूसरे स्थान पे गोवा था। और अब जो है त्रिपुरा जो है तीसरा ऐसा राज्य बना है जिसने 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच 95% से अधिक के कार्यात्मक साक्षरता के दर को जो है हासिल कर लिया है। और ध्यान रखिएगा, दो तरह का साक्षरता होता है इसमें, एक जो है पूर्ण साक्षरता है और दूसरा जो है कार्यात्मक साक्षरता है। तो इन दोनों को थोड़ा सा हम देखेंगे कि पूर्ण साक्षरता जो होता है वो साक्षरता का बुनियादी स्तर होता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति को अक्षर ज्ञान या शब्दों के ज्ञान के साथ साथ साधारण वाक्यों को समझ सकने लायक बनाया जाता है। उसके साथ ही उसे बुनियादी अंक गणित या जिसको हम लोग गणना करना भी कहते हैं उसको सिखाया जाता है। यानी कि उस तरह के बुनियादी अंक गणित को वो लिख सकता है, उसको आसानी से समझ सकता है, अक्षरों और शब्दों के माध्यम से अक्षरों और शब्दों को भी लिख सकता है और समझ सकता है। और इस तरह का बुनियादी साक्षरता जो होता है, जो साक्षरता का बुनियादी स्तर है, वो विद्यालयी शिक्षा में सिखाई जाती है, इसीलिए इसको पूर्ण साक्षरता कहा जाता है। और कार्यात्मक साक्षरता वह साक्षरता है जो कि एक साक्षरता का उच्च स्तर जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है उसने अपने दैनिक जीवन में स्थितियों में जहाँ व्यक्ति दैनिक जीवन की स्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पढ़ने, सीखने और गणना के कौशल का उपयोग कर सकता है। यानी साक्षरता में जहाँ व्यक्ति बुनियादी शिक्षा हासिल करता है उसमें ये जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता जो है उसे आप इस तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण साक्षरता जहाँ बुनियादी साक्षरता कौशल है, वहीं कार्यात्मक साक्षरता जो है उस कौशल का दैनिक जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग है। यानी कि उस इंसान ने अपने जीवन में जो सीखा है उसका दैनिक जीवन में उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है, उसे हम कार्यात्मक साक्षरता कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नाम में ही है कार्यात्मक। तो इसके अंतर्गत, और ये दोनों स्तर जो है अलग अलग हैं, तो इसी कार्यात्मक साक्षरता को ही इन 3 राज्यों ने अभी साक्षरता दर को इसके अंतर्गत हासिल किया है। अच्छा, कार्यात्मक साक्षरता में के इस चरण में जो है कौशल विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी सिखाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौशल विकास का जो संबंध है, जिसे हम लोग स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं, वो दो तरह, इसे आप 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक तो हो गया कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए जो आवश्यक कौशल का विकास होता है उसको सिखाना, और दूसरा जो है इसमें रोजगार परक कौशल विकास को इसमें शामिल किया जाता है। तो जहाँ तक कुशलता का विकास का बात होता है तो इसमें दोनों को शामिल किया जाता है। जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटना है उसको, उसके लिए भी कुशलता सिखाई जाती है, और रोजगार परक कौशल यानी कि आप रोजगार कैसे उत्पन्न कर सके या जीविका के जो साधन कैसे उत्पन्न कर सके, ये भी कुशलता का विकास या इसे कुशलता के रूप में इसे सिखाया जाता है। साथ ही इसमें प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है, क्योंकि आज के संदर्भ में प्रौद्योगिकी का जो महत्व बढ़ गया है उसको देखते हुए इसमें प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है। अब थोड़ा पूर्ण साक्षरता से संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं कि केरल जो था वर्ष 1991 में 90.90% की दर के साथ भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया था। लेकिन ये तब का बात है, यानी कि लगभग इसे 3 दशक से अधिक समय हो गए हैं। तो ये पूर्ण साक्षरता का उदाहरण था। लेकिन उल्लास योजना का जब बात किया जाता है तो जिसकी की अवधि है वर्ष 2022 से 2027, इसमें अब ये जाकर 3 राज्यों ने ये कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है। साथ ही इसे इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार को से संबंधित सरकार को कार्यात्मक साक्षरता के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत, इस योजना के, इस स्कीम के अंतर्गत। और अगर ओवरऑल बात कर लिया जाए तो इस तरह का कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल करने में जो पहले स्थान पर था वो लद्दाख था, जो कि एक यूटीआई यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद मिजोरम था, गोवा था और त्रिपुरा था। तो ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तब है ये, लेकिन अगर सिर्फ राज्यों का बात किया जाए तो उसमें मिजोरम पहले स्थान पे होगा, गोवा दूसरे स्थान पे और त्रिपुरा तीसरे स्थान पर। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा विवादित गोदावरी बनका चेरला जलाशय परियोजना का संबंध किन 2 राज्यों से है। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा नदी के माध्यम से, यानी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कृष्णा नदी जो है लिंकिंग का काम करेगी, यानी कृष्णा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी के अधिशेष बाढ़ को
अधिशेष बाढ़ जल को पेन्ना नदी से होते हुए नंदयाल जिले में स्थित बनकाचेरला में एक जलाशय में पहुंचाया जाएगा, ताकि इससे कृषि संबंधित लाभ जो है प्राप्त किया जा सके, कृषि सिंचाई संबंधित लाभ जो है प्राप्त किया जा सके। तो इसे ध्यान में रखिएगा, और इस परियोजना का संबंध किन दो राज्यों से उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के सलखान या इसे सालखन भी कह सकते हैं, जो भी सुविधा लगे उसके हिसाब से, सालखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची है। अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये स्थित कहाँ है, तो इसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित होने के कारण इसे सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है, तो यह कैमूर पहाड़ियों में स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के पास है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि ये विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची का इसमें जिक्र आया है, वर्णन आया है, तो हम थोड़ा देखेंगे कि विश्व धरोहर स्थल क्या है। तो विश्व धरोहर स्थलों को अगर बात किया जाए तो ये इसकी प्रकृति जो है ये सांस्कृतिक भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, अथवा मिश्रित भी हो सकती है। मिश्रित में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये विश्व धरोहर स्थलों को विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 के तहत संरक्षित किया जाता है, जो यूनेस्को के सदस्य द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और भारत भी इसका एक सिग्नेटरी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो भारत ने इसे वर्ष 1977 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था औपचारिक रूप से, तो ये ध्यान में रखिएगा। जून 2025 तक ये समय, ये कालखंड ध्यान में रखना है कि जून 2025 तक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत से शामिल स्थलों की संख्या 63 था कुल। जब इसको शामिल किया गया तो ये 63 हो गया। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में भारत के 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात जो है पुनः यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत से शामिल स्थलों की संख्या जो है 62 हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा सरलतम रूप में, कि वैसे तो कुल अस्थायी सूची में शामिल स्थलों की संख्या 63 थी, लेकिन 63 में से एक ऐसा स्थल है विश्व धरोहर स्थल जिसको जो कि 12 मराठा सैन्य परिदृश्य जो थे, जो मिलिट्री लैंडस्केप्स थे मराठाओं से संबंधित, उन 12 सैन्य परिदृश्यों को अस्थायी सूची से निकालकर विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची से निकालकर जो है अस्थायी सूची से निकालकर उसे अस्थायी सूची में डाल दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अस्थायी सूची से निकालकर अस्थायी सूची में डाल दिया गया है। तो जो पहले 63 स्थल थे वो अब घटकर 62 हो गए हैं। और इन 12 स्थानों में जो कि 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों में शामिल जो लैंड है उनमें कौन कौन है, तो महाराष्ट्र का सालेर का किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ का किला, खंडेरी किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ का किला, सुवर्णदुर्ग किला, पन्हाला किला, विजयदुर्ग किला, सिंधुदुर्ग किला और तमिलनाडु का जिंजी किला है। तो ये 11 जो है 12 सैन्य परिदृश्यों में से 11 जो है महाराष्ट्र में स्थित है और एक तमिलनाडु का जिंजी किला है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसी 63 में से एक को निकालकर अस्थायी सूची में डाल दिया गया है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यूनेस्को की अस्थायी सूची जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची या विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने के लिए किसी स्थल को पहले उसकी अस्थायी सूची में शामिल होना जरूरी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी स्थल को जो कि अगर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में या विश्व धरोहर स्थल में शामिल होना है तो पहले उसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया जाना जरूरी है। उसके बाद ही उसको रिकमेंड किया जाता है आगे के लिए, यानी अस्थायी सूची में डालने के लिए, यानी कि विश्व धरोहर स्थलों में शामिल करने के लिए। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स
2025, इसे जो है संघाई स्थित हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। तो ये नाम ध्यान में रखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। और इसमें शीर्ष तीन देश जो हैं, जो कि 758 यूनिकॉर्न के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है, 343 यूनिकॉर्न्स के साथ चीन जो है दूसरे स्थान पे है, और 64 यूनिकॉर्न्स के साथ भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। और ये वर्ष 2025 से संबंधित है केवल। और जहाँ तक यूनिकॉर्न का बात किया जाए, तो ये ऐसे निजी स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्यांकन जो होता है $1 बिलियन से अधिक होता है। यानी कि अगर वर्तमान में, अगर भारतीय करेंसी में बात किया जाए, तो 8,500 करोड़ के आसपास ये बनता है। तो ये ऐसे स्टार्टअप, निजी स्टार्टअप होते हैं जिनका जो मार्केट वैल्यू जब $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, यानी 1 बिलियन या $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, तो वैसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। और इसके संख्या के आधार पर ही इस वर्ष 2025 का जो है ये इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष 3 देश शामिल है, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, और भारत तीसरे स्थान पे है। और जहाँ तक विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी का बात किया जाए, तो इसमें 199 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को शहर ये पहले स्थान पे बना हुआ है। और विश्व के शीर्ष 10 शहरों में भारत का जो बेंगलुरु शहर है वो 7वें स्थान पर है, जो कि ध्यान रखिएगा। तो जो शीर्ष 10 वैश्विक स्तर पर देश हैं यूनिकॉर्न की संख्या के हिसाब से, उसमें भारत का सिर्फ एक शहर बेंगलुरु जो है वो 7वें स्थान पे है, और भारत में बेंगलुरु जो है पहले स्थान पे है। तो ये ध्यान रखिए। अगले न्यूज की तरफ अब बढ़ेंगे, जो है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, जो कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया है। अब ये ऑपरेशन क्या है, थोड़ा उसे हम देखेंगे। तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य जो है, पाकिस्तान से तीसरे देशों, खासकर दुबई के रास्ते भारत में हो रहे अवैध आयात को रोकने के लिए इसे शुरू किया गया था। तो जैसे आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक संघर्ष शुरू हुआ था, उसमें भारत ने बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया था। उसमें एक ये भी था कि भारतीय सरकार ये चाह रही है कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड बैन है, बंद है पूरी तरीके से, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कोई इलीगल रूट न लेते हुए अपने जो गुड्स होते हैं, जो उनके माल होते हैं, उनको किसी तीसरे रूट्स के माध्यम से या किसी तीसरे देश का मुहर लगाकर किसी और रूट से भारत में उसको अवैध रूप से भेजना शुरू न कर दे। तो इसी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट जो है और राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत उन अवैध व्यापार मार्गों का पता लगाया और उन्हें नष्ट किया जाएगा जो पाकिस्तान से सामानों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। और इससे जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस ऑपरेशन के तहत जो है अब तक लगभग 9 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का सामान जो है जब्त किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमलों के बाद सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले माल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसी के अंतर्गत ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जहाँ तक राजस्व खुफिया निदेशालय का बात किया जाए, तो यह भारत की सर्वोच्च तस्करी रोधी एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी, यानी इसका काम है तस्करी पे लगाम लगाना। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, उसके अधीन डीआरआई जो है सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर कानूनों की जांच और उन्हें लागू करता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि किसके अंतर्गत आता है। तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत आता है, और ये बोर्ड जो है वित्त मंत्रालय के अधीन है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किस राज्य में किया गया है। गठन या उद्घाटन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये तेलंगाना का एक शहर है निजामाबाद, वहाँ पे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक भारत में हल्दी के उत्पादन से संबंधित जो तथ्य है, तो भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। ध्यान रखिएगा, तीनों ही श्रेणी में, यानी उत्पादन में, उपभोग करने में और निर्यात करने में हम लोग, भारत जो इसमें विश्व में जो है हम लोग एक प्रमुख स्थान रखते हैं। और इस समय देश में जो है 20 से अधिक राज्यों में हल्दी की लगभग 30 किस्में उगाई जाती है। और जो वैश्विक हल्दी उत्पादन है उसका 70% हिस्सा जो है अकेले भारत उत्पादित करता है। तो ये भारत के संदर्भ में हल्दी के महत्व को रेखांकित करता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा।
और जिन राज्यों का अगर बात कर लिया जाए तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलकर घरेलू उत्पादन का 60% से अधिक उत्पादित करते हैं। और हल्दी के वैश्विक व्यापार का अगर कर लिया जाए तो वहाँ भी भारत का दबदबा है, यानी कि भारत की 62% से अधिक की हिस्सेदारी है। ये भी इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है ऑपरेशन मेड मैक्स। और इस ऑपरेशन को किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा शुरू किए गए इस ऑपरेशन के तहत भारत और वैश्विक स्तर पर इंटरपोल, यानी जो इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरपोल की सहायता से इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट, जिसमें कि गैर कानूनी दवाइयों के अवैध व्यापार में शामिल जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। इस ऑपरेशन के तहत जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है, जो कि गैरकानूनी दवाइयों के व्यापार में लिप्त हैं, उनको पकड़ने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, यानी एनसीबी ने सफलता हासिल की है। और इसमें कुछ और देशों, चूंकि बहुत सारे देशों को इसमें साथ लेकर यह संचालित किया गया था। तो इस ऑपरेशन में भारत के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की कई देशों की एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में रिक्लेम जो फ्रेमवर्क है, यानी एक इनिशिएटिव है, एक पहल है कि रिक्लेम जो है, जिसका कि फुल फॉर्म है रिवाइविंग इन्वायरमेंट कम्युनिटीज लाइवलीहुड्स अराउंड इम्पैक्टेड माइंस फ्रेमवर्क, जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये रिक्लेम फ्रेमवर्क को अगर देखा जाए तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी हम लोग धीरे धीरे जीवाश्म ऊर्जा से हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके कारण जो है भारत में कई खदानें जो है वो बंद होने की कगार पर हैं, या तो बंद हो गई हैं या भविष्य में बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में यह पहल जो है बंद हो रही कोयला खदानों से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के लिए ही ये लाया गया है, जिसका उद्देश्य जो है प्राकृतिक परिस्थिति का पुनरुद्धार करना है, यानी रिहैबिलिटेशन करना है उनका, स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण है और सतत आजीविका का निर्माण करना है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये एक्चुअल इमेज नहीं है, मैंने बस इसे रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए लिया है, ताकि आप समझ सकें कि एक तरफ आप देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में कि माइनिंग क्षेत्र जो होता है कैसा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद सेकेंड हाफ में जो है इसको ये समझने के लिए कि इस उस बिंदु से उठाकर इस बिंदु तक लाने का जो प्रक्रिया है, उसके लिए ये फ्रेमवर्क जो है कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, ताकि वहाँ आसपास का जो एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया था उसको फिर से इस रिबिल्ड किया जा सके, उसका पुनरुद्धार किया जा सके, ताकि वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है उसको उसका सशक्तिकरण हो सके, उनका जो सतत आजीविका का जो निर्माण है वो चलता रहे, क्योंकि जब ये खदानें बंद होगी तो वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। तो ऐसा न हो पाए, इसी के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया है। तो ये सेगमेंट थोड़ा जो कि राष्ट्रीय घटना से संबंधित था, ये लंबा हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए इसके बचे हुए न्यूज़ को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये लगभग 1 महीने के वीडियो का संग्रह है, तो थोड़ा ये लंबा होगा। तो इसके तो अगले बाकी के सेगमेंट्स को और बाकी की न्यूज़ को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, तथा आप कोशिश करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट के माध्यम से अगर कोई सुझाव होगा तो अवश्य दर्ज कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।